बज रहे हैं प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है और खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। बुलेटिन में आज आपको बताएंगे क्या आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बिहार के सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट, किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था।
इस लंबे दौर में 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स, कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। एसआईआर करते समय एक बहुत बड़ी संख्या में चुनावी कर्मी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आपको पता होगा कि लगभग हर 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन औसत तौर पर हो जाता है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर कार्य करता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 300 या 400 के बीच में लगभग पोलिंग स्टेशंस होते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और एसडीएम के स्तर के होते हैं और उनके अंडर में ये सारे बीएलओज कार्य करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि लगभग हर तहसील में एक या उससे अधिक होते हैं। ईआरओ एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल का अधिकारी होता है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची ड्राफ्ट तैयार करे, जनमानस से मिले हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे और उनके ऊपर एक निर्णय ले और उसके बाद एक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करे। ईआरओ के इस निर्णय के बाद अर्थात फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता को अगर कोई भी अपील करनी हो तो वो उस जिले के जिलाधिकारी के पास कर सकता है और अगर वह जिलाधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हो तो उस राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी सेकंड अपील दायर कर सकता है। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब एसआईआर हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में वह 0 थी, अर्थात ईआरओ और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। एसआईआर के समय ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं।
जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी, और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स एसआईआर की प्रमुख कड़ी होते हैं। जब वो घर जाते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की उम्र उस घर में 18 साल के ऊपर की हो गई हो, तो हाथ की हाथ उसी समय वो उनका फॉर्म 6 भी भरवा लेंगे और डिक्लेरेशन भी ले लेंगे और उसकी मैचिंग और लिंकिंग भी पुराने एसआईआर से कर लेंगे। कई बार हमारे मतदाता अगर पढ़ने या लिखने में उनको दिक्कत है तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद भी करेगा, और मदद करने के बाद इस तरह के सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स मैचिंग और लिंकिंग करने के बाद वो ईआरओ और एईआरओ को जमा करेगा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं, और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर बीएलओ हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए, जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो, या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो, तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा, और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है। नेक्स्ट, सारे फॉर्म्स मिलने के बाद ईआरओ और एईआरओ ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेंगे। ड्राफ्ट सूची में उन्हीं मतदाताओं का नाम होगा जिनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस मिल गए। जिन मतदाताओं की मैचिंग या लिंकिंग नहीं हो पा रही है, 2003 में कहां थे, 2003 में आपके माता पिता भी नहीं थे या कोई भी नहीं था, ऐसे लोगों को भले ही उनका इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया हो, लेकिन नोटिस जारी करेगा ईआरओ और एईआरओ, और नोटिस जारी करने के बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा, इंक्लूड करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए, बेस्ड ऑन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स जो मैं आगे बताऊंगा। ईआरओस और एईआरओ की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में अंदर ना आ पाए। ईआरओ के फैसले के खिलाफ
कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास एक अपील होती है जो मैंने आपको बताया, और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी सेकंड अपील होती है। जो प्री एन्यूमरेशन फेज है, जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले एसआईआर से ईसीआई नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है, और ट्रेनिंग जो बीएलओज की है, ईआरओज की है और डीओज की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ, डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सभी राजनीतिक दलों से 6 नेशनल पार्टीज जो कि हर राज्य में मौजूद हैं, और हर राज्य की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स अगर उन्होंने नामित नहीं किए हैं किसी भी बूथ पर तो जरूर कर लें। साथ ही साथ सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को और ईआरओस को यह निर्देश भी होंगे कि कल से शुरू होकर परसों तक वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को के साथ मीटिंग करेंगे और पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को उनके समक्ष डिटेल में बतलाएंगे। जहां तक बूथ लेवल एजेंट्स का सवाल है हर पॉलिटिकल पार्टी के, जैसा कि बिहार में था, हर बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 50 इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो साइंड हो इलेक्टर्स के वो कलेक्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेशन दे सकता है और बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी दे सकता है। इससे जो चुनावी कर्मी हैं और जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं। इन्यूमरेशन फेज में इन्यूमरेशन फॉर्म की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैचिंग और लिंकिंग विद 2002, 3 या 4 इलेक्टोरल रोल्स और इन्यूमरेशन फॉर्म्स को वापस कलेक्ट करने का कार्य होगा। और साथ ही साथ, जैसा आप सबको पता है, मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, जिससे कि भीड़ न लगे। उसके हिसाब से रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी होगा। सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो वापस आने थे, उनके आने के बाद इलेक्टोरल रोल्स की ड्राफ्ट पब्लिश की जाएगी। ये सारी स्टेप्स वही हैं जो बिहार में हुई हैं, और उसी के साथ साथ चूंकि इन्यूमरेशन फॉर्म लेते समय ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति एब्सेंट हैं या शिफ्टेड हैं या डेड हैं या उनके डुप्लीकेट वोट्स बने हुए हैं, उन सब की लिस्टें बिहार में भी वो सभी बीएलए से भी शेयर की गई थी। पंचायत या पब्लिक ऑफिसेज के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएंगी और सीईओ के वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति एपिक नंबर लगा के देख सकता है कि उसका, जैसे पिताजी का नाम अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वहीं पर है कि नहीं। ड्राफ्ट सूची पब्लिश होने के बाद जिन लोगों की मैचिंग या लिंकिंग 2003 या 2 या 4 से नहीं हो पाई है, उनको ईआरओ नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के बाद हियरिंग होगी और हियरिंग में जो भी इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेकिंग किया जाएगा, और ईआरओ ये भी उनसे पूछेगा कि 2003 में आप कहां थे या आप सब्जी मंडी में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। कुछ किसान और दुकानदार तो अपना सामान बचाते हुए भी दिखाई दिए। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में वहां पर बनी दुकानें और सब्जी मंडी का दफ्तर भी आग की चपेट में आ गया।
इस आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में भाटापारा की, जहां सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई और जो किसान हैं उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। सब्जी मंडी में आग लगने की वजह से यहां पर जो किसान हैं उनकी फसलें, उनकी दुकान में रखा तमाम सामान जलकर खाक हो गया। इधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो यात्री आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर दोनों के बीच मामूली कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते ये दोनों आपस में भिड़ने लगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे, जैसे जैसे ये समुद्री तूफान नजदीक आएगा ये और ज्यादा खतरनाक होता चला जाएगा। इस दौरान करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने के लिए भी कहा गया है। इस चक्रवाती तूफान से निपटने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। ओडिशा में खासतौर पर चक्रवाती तूफान की आहट जो है वो सबसे ज्यादा देखी जा सकती है और अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा के तमाम तटीय इलाकों में तो चक्रवाती तूफान मोंथा कल तट को हिट करेगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे चक्रवाती तूफान और ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में गहरे दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है और इस तूफान की वजह से 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी, जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ अकेले ओडिशा में 15 जिलों में चक्रवाती तूफान का असर सबसे ज्यादा होगा। तो पश्चिम बंगाल के कई जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल शाम या कल रात तक काकीनाडा में भी चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल हो सकता है और उसके बाद तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का दौर अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है। हमारा जो माइकिंग है लोगों को अवेयर करने के लिए कंटिन्यूसली चल रहा है कि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का प्रोबेबिलिटी है, आप लोग सब इंडोर्स रहिए। जो लोगों का कच्चा घर है, जो लोग बहुत हाईलैंड्स पे रह रहे हैं, उनको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 946 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको इवैक्यूएट भी कर दिया है, उनको फ्री किचन भी प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ हमारा अराउंड 166 ऐसे लेडीज को हमने आइडेंटिफाई किया था जिनका अभी ड्यू डेट पास में है, तो उसमें से 91 लोगों को हम अभी तक शिफ्ट कर चुके हैं और पीआरआई के हेल्प में जो पंचायती राज जो हमारे मेंबर्स हैं, सरपंच हैं, समिति सभ्य हैं, उनकी हेल्प से भी हम अपील कर रहे हैं। अभी भी हमारा इवैक्यूएशन एंड शिफ्टिंग कंटिन्यूसली चल रहा है। सर, यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक की हत्या की गुत्थी फिलहाल पुलिस ने सुलझा ली है। हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लिव इन पार्टनर पर रामकेश मीणा की हत्या का आरोप लगा है। लिव इन पार्टनर अमृता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर, क्या क्या इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए, क्योंकि बड़ी संख्या है जो छठ पूजा में आती है? जी, यहाँ पे छठ के नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात की जाए तो मेजर माइनर सब मिला के अराउंड 60 के आसपास घाट है। जैसे यमुना नदी के तट पे 5 घाट है, जैसे वसुदेव घाट, श्याम घाट, बजरंग घाट, शिव घाट, ऐसे करके 5 मुख्य घाट है। इनके ऊपर लोगों का आज यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने आएंगे। उसके लिए हमने पॉइंट वाइज इलेबोरेट पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान किया हुआ। हम देख रहे हैं कि पीछे बैरिकेडिंग की हुई है लकड़ी से, 2 अलग अलग घाट नजर आ रहे हैं और इससे लेकर क्या पॉलिटिक्स भी हो रही है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन क्या पब्लिक जो है, लोग जो है वो उधर भी जा सकेंगे या जितना मैं बैरिकेड वाला एरिया देख रहा हूँ सिर्फ इतने में ही आम लोगों को भी इजाजत रहेगी? ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, आप अपोजिट साइड में घाट देखोगे, कोई भी घाट देख लीजिए, हर जगह है ऐसा ही किया जाता है कि जो बिल्कुल बैंक होता है उसके कुछ आगे तक बाउंड्री की जाती है जहाँ तक पब्लिक अलाउड रहती है। अच्छा, तो नदी है, आप बलसवा जाके देखोगे वहाँ पे भी सेम ऐसा होता है कि जो बैंक है उसके कुछ आगे तक लकड़ी की बल्ली से पब्लिक की सेफ्टी के लिए बैरिकेडिंग की जाती है ताकि वहाँ तक ही पब्लिक रहे। पब्लिक को उधर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ इधर रहेगा, इधर तक ही है। कोई वीवीआईपी मूवमेंट की भी चर्चा है यहाँ पर या सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो कोई वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर है? होगा तो बता दिया जाएगा। चलिए, मैं सर धन्यवाद। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। डीसीपी हमारे साथ थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है वो अलग से बनाया गया, लेकिन डीसीपी के मुताबिक यही वो इलाका है जहाँ पर आम लोगों को पूजा करने
की इजाजत दी हो जाएगी। इसके दूसरी तरफ वो नदी का इलाका, यमुना नदी का इलाका है, वहां पर लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ इतने ही एरिया में ये इजाजत दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लेकर एक पॉलिटिक्स भी हो रही है कि ये जो घाट है वो अलग से बनाया गया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि ये ही वो घाट है जहां पे आम लोग ही पूजा करें, दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। दिल्ली के यमुना घाट पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। छठ पूजा समारोह में शामिल हुई मुख्यमंत्री और इससे पहले भी वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई बार घाटों पर पहुंची थी। छठ पूजा समारोह में इस बार वो एक भक्त के तौर पर पहुंची और हाथ जोड़कर छठी मैया कि इस पूरे पूजा कार्यक्रम में शामिल होती नजर आई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं छठ पूजा समारोह की, जहां पर न सिर्फ उन्होंने लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी, बल्कि खुद भी यमुना घाट पर चल रहे पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज छठ समारोह में शामिल होने के लिए यमुना घाट पहुंची। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने भी पूजा में शिरकत किया। बिहार की राजधानी पटना में भी छठ महापर्व की रौनक शानदार है। गंगा किनारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जमा हुए। आपको पटना के दीघा घाट से रंजिता झा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोक आस्था के सबसे बड़े पर्व यानी महापर्व छठ के लिए दीघा घाट पर मौजूद है हम, और ये पटना का दीघा घाट है जहां आपको एक जन सैलाब दिखेगा, क्योंकि जो छठ व्रती है और उनका पूरा परिवार यहाँ छठ के लिए आया हुआ है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कहा जाता है कि पूरे भारत में ये पहले बिहार और बिहार से पूरे देश और अब विश्व में, यानी बिहारी जहां भी गए अपने इस महापर्व को अपने साथ लेकर गए। डूबते हुए सूर्य की आराधना करने वाला ये पर्व, और कल उदयमान सूर्य की आराधना की जाएगी, यानी ये महापर्व का तीसरा दिन है। और यहाँ परिवार हमारे साथ एक मौजूद है, जो पूरा परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है और वो छठ पूजा को लेकर क्या कुछ बात कहेंगे, क्योंकि इस बार महापर्व के साथ साथ जो चुनाव है, यानी कि लोकतंत्र के महापर्व का भी दिन है। बिहार में चुनाव है और उस पर भी हम बातचीत करेंगे। छठ हमें बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि छठ हम बहुत ज्यादा धूमधाम से, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में हो, छठ में पूरी फैमिली इकट्ठा होते हैं और बहुत ही ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पढ़ती हो या फिर बाहर से आई हो? बाहर दिल्ली रहती हूँ। दिल्ली रहती हो, इसी के लिए आई हो? हाँ, छठ के लिए हम सभी छठ के लिए सभी बाहर रहते हैं, बस मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, बाकी सब लोग सिर्फ छठ के लिए? हाँ, सब बाहर ही रहते हैं, मोस्टली सारे लोग इसमें बाहर ही रहते हैं। छठ पूजा के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। अच्छा, चलिए। और भी आप बताओ, आप भी दिल्ली में पढ़ते हो? नहीं, हम बेंगलुरु में रहते हैं। बेंगलुरु से स्पेशल छठ पूजा मनाने के लिए स्पेशल टिकट लेके आए हुए हैं यहाँ पे। टिकट भी तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है? नहीं, हम वो थोड़ा सा बाई ईयर आए हैं तो बहुत महंगा टिकट पड़ा हमारा। अब भाया हैदराबाद होके आए हैं। वो टिकट का दुख ज्यादा है या छठ में घर पहुँचने की खुशी ज्यादा है? छठ में घर पहुँचने की खुशी बहुत ज्यादा है, और टिकट का क्या है वो तो आते जाते रहेगा, वो तो कमा के फिर से कर लेंगे। कैसा लग रहा है छठ में पूरे परिवार के साथ? और अगर सिर्फ दीघा घाट की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था दिख रही है? यहाँ पे काफी स्पेशियस है, सेफ्टी भी काफी ज्यादा है, मतलब हर जगह पुलिस है, टीम है, मतलब सब ध्यान दे रहे हैं, ट्रैफिक का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और बहुत अच्छा है, स्पेशियस है काफी ज्यादा, कोई गैदरिंग वगैरह नहीं है, सब कुछ सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है जी। चुनाव है, चुनाव सोचकर कैसा लग रहा है? वोटिंग तक रुक रहे हो आप लोग या वोट आप लोगों का जहाँ हो वहाँ है? हाँ, नहीं, वोटिंग तक तो रुकेंगे, वोट तो करना जरूरी है। वोट करना। आप बताओ? मैं तो इधर ही का हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रखी है। ऐसे लोगों में सेंस भी है, क्योंकि रास्ता सो रखा है लोगों ने, एंड अच्छे से सजाया भी हुआ है, कचड़े भी नहीं है इतने, तो बेसिकली अच्छी है। छठ को लेकर जो सबसे अच्छी बात लगती है वो क्या? पूजा नॉर्मल जो लोगों में है श्रद्धा, दिल से पूजा कर रहे हैं, वो कल्चर दिखा रहे हैं अपना। यंगस्टर तक बची है वो कल्चर? आप लोग क्या लगता है आगे फॉलो कर पाओगे? क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कभी दादी करती थी या परदादी करती थी, फिर दादी ने किया, माँ ने किया, अब आगे इस कल्चर को आगे बढ़ाने का काम आप यंगस्टर का है। हाँ, बिल्कुल, वो तो होगा ही। जैसे दीदी है मेरी अभी, तो दीदी भी करेंगी, थोड़ी बड़ी होंगी तो मम्मी थक जाएंगी, तो फिर हम लोग का भी है, हम लोग भी ट्राई करेंगे। ये पूरा परिवार है जिसमें ज्यादातर जो युवा है वो बिहार से अलग अलग जगहों पर, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन एक छठ ऐसा पर्व है जिसमें पूरा परिवार एक साथ रहकर इस पर्व को मनाता है। इस महापर्व की आस्था इतनी है कि वो कह रहे हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस
परंपरा को आगे लेकर जाएं और कुछ कुछ जो इसमें रिचुअल है उसको निभाने की कोशिश करते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। आगे है दलदल में कैसे फंसी जान, लेकिन फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं बिहार में राहुल तेजस्वी की संयुक्त रैली कब होने वाली है। पूरी खबर विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी का पहला दौरा 29 अक्टूबर को होगा। इस दौरान राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है, यानी जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल करीब 14 महीने का होगा। राजस्थान के अजमेर से खबर आ रही है, जहां किशनगढ़ कस्बे में रविवार शाम एक मार्बल फैक्ट्री के दलदल में एक युवक गले तक धंस गया। युवक को निकालने की काफी जद्दोजहद की गई, लेकिन घंटों की कोशिश नाकाम होने के बाद क्रेन की मदद ली गई। फैक्ट्री के आउटर एरिया में एक युवक मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था। ध्यान न देने की वजह से दलदल की तरफ बढ़ता चला गया और उसमें समा गया। आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं